गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। टू गुड। सो गाइज, हम लोग अपनी कंपाइलर सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, दैट इज़ AS 12। अभी एग्जैक्टली क्लियर? मैं आपको याद करा दूं हम लोग ये सीरीज़ में क्या कर रहे हैं। गाइज, हम लोग पूरी कंपाइलर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं कंपाइलर के सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है। सो आज हम लोग AS 12 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। आर यू रेडी एवरीवन? टू गुड। चलिए, बिफोर आई स्टार्ट गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं आशीर्वाद बैच लॉन्च कर रहा हूँ। गाइज, ये आशीर्वाद बैच एक प्री रिजल्ट बैच है। गाइज, CA फाउंडेशन के बच्चे एग्ज़ाम दे के जो बैठे हैं ना, वो बैठे ही है, घर पे आराम कर रहे हैं, वेकेशन मना रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ बिल्डिंग अप द बेसिक्स। तो रिजल्ट आने के पहले थोड़े फंडास, थोड़े बेसिक्स, थोड़े पिलर स्ट्रॉन्ग कर दिए जाए। और ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं 13 जुलाई से एक बैच चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है आशीर्वाद। ये बैच होगा May 23 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। सो बेसिकली आप इसे अर्ली बर्ड कैच बैच कह दीजिए, प्री सीरीज कह दीजिए। सो दिस इज़ द बैच। और कौन है इस बैच में? मैं कौन कौन से ज़माने का फ़ोटो लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं है। सो गाइज, दिस इज़ प्रोफेसर राहुल मलकान। आई बी टेकिंग योर अकाउंट्स। पॉपली सर आपका लॉ लेंगे, सचिन सर आपका कॉस्टिंग लेंगे और तुली सर आपका टैक्स लेंगे। ये बैच जो हम 13 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये फिलहाल दिन में सिर्फ 1 घंटा चलेगा एंड दिस विल वर्क ओनली फ्रॉम 10 to 11। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट? नॉट मोर देन दैट। सिर्फ दिन में 1 घंटा बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करना है। दैट्स द आइडिया, दैट्स द फंडा। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि ये बैच है और इन्हें एनरोल करना है। गॉट दैट? टू गुड गाइस। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, AS 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लेट्स स्टार्ट। मैंने एक राइटिंग पैड भी ऑन कर रखा है, कैलसी रेडी है, सॉल्व करना चालू करना है। कैन वी? चलिए। सो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करूंगा जो May 18 RTP का है। अगर आप ये सब कुछ मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत मज़ा आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1, May 2018 RTP। गाइस, ये जो बुक की लिंक है इसको आप कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी कंपाइलर रेडी है और आपको सिर्फ डाउनलोड करनी है, प्रैक्टिस करनी है। First one, D Limited acquired a machine on 1/4/2012 for rupee 20 lakh. The useful life is 5 years. The company had applied on 1/4/2012 for a subsidy to the tune of 80% of the cost. 1/4/2012 को एक asset खरीदा 20 lakhs का, 5 years उसकी यूजफुल लाइफ थी। और जिस दिन खरीदा उस दिन हम लोग ने एक सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन डाली कि भाई हमें 80% ऑफ द कॉस्ट चाहिए सब्सिडी में। The sanction letter for the subsidy was received in November 2015. Guys, हमें सब्सिडी मिली कब? November 2015 में हमें सब्सिडी मिली। The company's fixed asset account for the financial year 2015-16 showed a credit balance which is as under. Original cost of the machine था 20 लाख। गाइस, 3 साल गुजर गए तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 12 लाख। गाइस, हमें 8 लाख का असेट दिख रहा है। ग्रांट हमें 16 लाख की मिली थी एंड बैलेंस ऑफ द असेट इज 8 lakh. You are required to explain how the company would deal with these assets in the accounting year 15 and 16. Are we exactly clear with this one? So guys, standard लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है. Always start with as per AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। अब हमने असेट खरीदा था 1/4/2012 में, यस 1/4/2012 में, एंड 20 लाख में हमने ये असेट खरीदा था। अब हमें डेप्री चार्ज करना है गाइस, 5 इयर्स ऑफ लाइफ में डेप्री चार्ज करना है। तो यहाँ पे डेप्री का कैलकुलेशन होना चाहिए गाइस। 20 लाख उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं बताई है, डिवाइडेड बाय 5 मतलब 4 लाख रुपीज़ आपका डेप्रीशिएशन होना चाहिए। सो 20 लाख माइनस 4 लाख आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। सो असेट की वैल्यू हो जाएगी 16 लाख। दिस विल बी ऑन 31st of March 2013। less depreciation is 4 lakh. So 16 lakh minus 4 lakh, answer is going to be 12 lakh. This will be on 31st of March 2014. Less the depreciation, guys, फिर से एक बार 4 lakh
और अब असेट की वैल्यू बच गई आपकी 8 लाख, जो उन्होंने दिखाया है गाइज आपको 31 मार्च 2015 पे। सो दिस इज द वैल्यू विच यू कैन सी ऑन द असेट राइट नाउ। और अब नवंबर 15 में हमें ग्रांट मिल गई। तो गाइज ग्रांट हमको कितनी मिली? नवंबर 15 में हमें 16 लाख की ग्रांट मिली है गाइज। बाय दैट टाइम असेट की वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेयर ओनली 8 लाख रुपीज। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो ये लोग कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द कंपनी वुड डील विद दिस असेट इन अकाउंट इन 2015-16। तो 15-16 में ग्रांट मिली है, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? तो गाइस बैंक अकाउंट डेबिट हमें ये ग्रांट मिली है 16 लाख्स की। गाइस हम लोग असेट को क्रेडिट कर देंगे। ग्रांट कैन बी क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट और ग्रांट कैन बी क्रेडिटेड टू डिफर्ड क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव 1 कॉस्ट ऑफ द असेट पे क्रेडिट कर दूंगा 8 लाख रुपीज़। एज सिंपल एज दैट। तो गाइस अगर मुझे यहाँ पे ग्रांट 8 लाख रुपीज़ मिल रहा है तो ये ग्रांट आ गया 8 लाख रुपीज़ का। तो असेट का वैल्यू उस साल में मेरा नील हो जाएगा। एंड गाइस जो एक्सेस ग्रांट मिली है ये हमें पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर देना पड़ेगा 8 लाख रुपीज़। बिकॉज असेट का वैल्यू अगर 8 लाख दिखा रहा तो हम 8 लाख के लिए क्रेडिट कर सकते हैं ना, 8 से ज़्यादा कहाँ क्रेडिट कर सकते हैं। So the grant received is credited to the cost of asset and the excess grant is credited to P&L account. As simple as this. Guys, simple सा एक और note आ जाएगा. Since carrying amount of asset after grant, since carrying amount of the asset after grant is nil, there will be no depreciation, there will be no depreciation for year 2015 and 2016. Are we exactly clear with this guys? पक्का? Too good. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is my question number 1 and this question number 1 was May 2018 RTP. Is it a simple question guys? एकदम ही ना? चलिए बढ़िया. तो अब चले जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. So this is compiler series, so we need to go quick and fire. Can be reduction in the asset or credited to the deferred grant. Reduction in the asset करेंगे तो 16 लाख का ग्रांट मिला, कैरिंग अमाउंट 8 लाख था. 8 लाख हमने असेट पे क्रेडिट कर दिया और बाकी का 8 लाख हम लोग ने पीएनएल अकाउंट में डाल दिया. There is no need for depreciation in 15-16 since the depreciation amount will be nil. चकास है गाइस? Too good. चलो गाइस मई 2018 का पेपर आ रहा है. मई 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे. Are we all ready for May 2018 का पेपर? First one. On 1/4/2014, XYZ Limited received grant of 100 lakh for the acquisition of new machinery costing 500 lakh. The grant was received and credited to the cost of asset. Guys 500 लाख का asset खरीदा, 100 लाख का grant मिला, इसे cost of the asset पे हमने credit कर दिया. बात खत्म हो गई. उसका मतलब है the carrying amount of the asset after the grant is 400 lakhs. The lifespan of the machinery is 5 years. The machinery is depreciated by 20% on WDV method. The company had to refund the entire grant on 2nd of April 2017. भाई पूरा ग्रांट रिफंड करना पड़ा. अब जब ग्रांट मिला था तो हमने उसे कॉस्ट ऑफ द एसेट पे क्रेडिट किया था. जब ग्रांट रिफंड करेंगे तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा. Due to non-fulfillment of certain condition which was imposed by government at the time of approval of the grant. How would you deal with the refund of the grant? How would you deal with the refund of the grant? ये क्वेश्चन तो सिर्फ पूछ रहा है कि ग्रांट रिफंड होगा, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे. मैं तो आपको सारी कहानी बता दूंगा. 1/4/2014 से चालू करते हैं एंड वी वुड राइट हियर दैट एज पर AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट ये लिखना ज़रूरी है. सो 1/4/2014 पे हमने एक असेट खरीदा 500 लाख का. ग्रांट को हमने असेट को क्रेडिट कर दिया था 100 का, तो कैरिंग अमाउंट बच जाएगा 400. ये ग्रांट मिलने का जर्नल एंट्री हम लोग ने पास किया था. बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट दैट इज़ 100. तो सिंपल सा केस है कि रिवर्सल जब आएगा तो असेट को डेबिट करना होगा. इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये लोग एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं. May 18 के पेपर में आए आपके सामने. लेस डेप्रीशिएशन
दिस इज 20% WDV। सो गाइज 80 का डेप्री, आंसर आ जाएगा 320। डेट आ जाएगा 31 मार्च 2015। फिर से एक बार डेप्रीशिएशन 20%, 64 आ जाएगा डेप्रीशिएशन, WDV मेथड है। सो 64 माइनस 320 अपनी वैल्यू बन जाएगी 256। दिस इज ऑन 31 मार्च 2016। गाइज एक और साल डेप्री लग जाएगा 20% का। सो 20% का डेप्री होगा 51.2। सो 256 माइनस 51.2 अपना वैल्यू बच जाएगा 204.8 एंड दिस विल बी ऑन 31 मार्च 2017। गाइस अब रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड का ट्रीटमेंट क्या होगा? रिफंड का ट्रीटमेंट होगा कि असेट को डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज जब हमें ग्रांट मिला था तो हमने असेट को क्रेडिट किया था, अब हम लोग असेट को डेबिट करेंगे और 100 के लिए डेबिट कर देंगे। तो गाइस अब अमाउंट हो गया आपका 2304.8। गाइस अब जो डेप्री लगेगा वो 304.8 लगेगा। सो प्लस 20% डेप्री इसका, माइनस 20% डेप्री। सो यू आर गोइंग टू गेट एन आंसर दैट इज 60.96 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड गाइस 60.96 करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 304.8। आई एम गेटिंग एन अ वैल्यू ऑफ 243.84। Guys, this will be my carrying amount as on 31 March 2017. So guys, year 16-17 की बात करते हैं। रिफंड ऑफ द ग्रांट की जर्नल एंट्री होगी आपकी असेट टू बैंक 100। और गाइस उसी साल डेप्री की जर्नल एंट्री होगी हमारी डेप्री टू असेट, अमाउंट होगा 60.96। 60.96 ये बेसिकली इतनू सा आपका आंसर है, बाकी सब आपके वर्किंग्स है। टेल मी, आर यू डन विद क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो अलोंग विद मी? विल जस्ट चेक इट अप गाइस। सो दिस इज 204.8, फिर 304.8 और उसके साल का डेप्रीशिएशन 60.96। 60.96 चकास, टू गुड। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन। सो आई एम लुकिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कब का है? नवंबर 2018 का आरटीपी है। सो दिस इज नवंबर 2018 का आरटीपी। ठीक है, चलो नवंबर 2018 का आरटीपी। कैन आई स्टार्ट विद दिस गाइस? फर्स्ट वन, a specific government grant of rupee 15 lakh was received by USB Limited for acquiring the He-Tech dairy plant of 95 lakh. Guys, a government grant of 15 lakh was received for acquiring a He-Tech dairy plant of 95 lakh for the year 2014-15. Plant had a useful life of 10 years. The grant received was credited to deferred income in the balance sheet. Guys, ये grant को हमने asset को क्रेडिट नहीं किया है, ये ग्रांट को हमने डिफर्ड इनकम को क्रेडिट किया है. सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. The balance for 2017-18 due to the non-compliance of conditions laid down by the grant, the company had to refund the whole grant to the government. भाई पूरा ग्रांट रिफंड करना पड़ा था. Balance in deferred grant on that date was 10.5 and return on value of the machinery was 66.5. ये लोग सारी कहानी अपने को बता देते हैं. सो गाइज डिफर्ड ग्रांट का बैलेंस भी उन्होंने बता दिया है. चलो नवंबर 18 का क्वेश्चन कर रहे थे, एक कॉल आ गया था. सो यहाँ पे हम लोग ने जो ग्रांट मिला था उसे डिफर्ड क्रेडिट में डाला था ना. व्हाट वाज आई सेइंग इज कि ये लोग ने पहले से हमें डिफर्ड इनकम का बैलेंस बता दिया है, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ प्लांट बता दिया है. सेकेंड वन, what should be the treatment for the refund of the grant and effect on the cost of the plant and the amount of depreciation to be charged for 17-18 in profit and loss account. गाइस अगर ग्रांट को हमने डिफर्ड क्रेडिट में डाला था तो इसका रिफंड भी डिफर्ड क्रेडिट से निकलेगा और कोई एक्सेस होगा तो वो सीधा पीएनएल में एज ए चार्ज जाएगा, पर इससे हमारे कॉस्ट ऑफ द एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डेप्री को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. What would be the treatment for the refund if the grant was deducted from the cost of the plant, assuming that plant showed a balance of 56 lakh on 1/4/2017? So guys दो क्वेश्चन पूछे हैं. So guys क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे रहा हूँ. That grant was credited to
डिफर्ड इनकम। अगर हमने ग्रांट को डिफर्ड इनकम में क्रेडिट किया था तो क्या? तो गाइस बैलेंस ऑन द डिफर्ड इनकम वाज 10.5, असेट का बैलेंस कितना था 66.5 और डिफर्ड इनकम का बैलेंस कितना था? डिफर्ड इनकम का बैलेंस था 10.5। गाइस जब भी हम लोग रिफंड करेंगे ना, तो गाइस रिफंड कितना करना है? ग्रांट हम लोग को मिला था 15 लाख का, 15 लाख रिफंड करना पड़ेगा। तो डिफर्ड इनकम को हम डेबिट कर देंगे और डिफर्ड इनकम को आप डेबिट करोगे 10.5, पर आप रिफंड कर रहे हो टू बैंक, दैट इज 15। तो गाइस बैलेंस 4 को आप पीएनएल अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज कर देंगे, दैट इज 4.5। What will happen to the cost of asset? Cost of asset will not change. What will be the depreciation during the year? Guys, asset का वैल्यू 95 है, यूजफुल लाइफ 10 years है, तो 95 डिवाइडेड बाई 10, आप 9.5 का डेप्री चार्ज करेंगे। 95 माइनस 9.5, 1 साल डेप्री चार्ज हो चुका है, 2 साल डेप्री चार्ज हो चुका है, 3 साल डेप्री चार्ज हो चुका है, इसीलिए 66.5 दिख रहा है। 95 माइनस 9.5 माइनस 9.5 माइनस 9.5 66.5 दिख रहा है, तो इस साल का डेप्री भी आपको 9.5 ही माइनस होगा। तो गाइस द कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर will be 57. Are we exactly clear with this one? So answer क्या है कि refer करते वक्त what are they asking you? What should be the treatment of refund of the grant? Treatment for the refund of the grant is so and so. What is the amount of debris to be charged? Debris to be charged is 9.5 and during the year 2005 profit and loss account. So this is my alternative number 1 अगर ग्रांट को हमने क्रेडिट किया था। गाइस डिफर्ड इनकम में अगर हम लोग ने ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू असेट, अगर हम लोग ने ग्रांट को असेट में क्रेडिट किया था, मतलब आपने जर्नल एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट ग्रांट मिलते वक्त टू असेट, सो ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू असेट, तो आज रिफंड करते वक्त वो ग्रांट को असेट में डेबिट करना पड़ेगा। गाइस आपका रिफंड का एंट्री आएगा असेट टू बैंक एंड गाइस अमाउंट हो जाएगा 15। देन हमारे असेट का बैलेंस कितना दिखा रहा था? हमारे असेट का बैलेंस दिखा रहा था 56 गाइस, प्लस हमें रिफंड उसमें ऐड कर देना पड़ेगा, दैट इज 15। सो गाइस 56 प्लस 15 आप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 71। दिस विल बी कैरिंग अमाउंट गाइस आफ्टर रिफंड, और अब इस पे डेप्री चार्ज करना पड़ेगा। सो गाइस डेप्री कितना होगा पता है? डेप्री होगा 71 डिवाइडेड बाई 7 years ऑफ लाइफ, नॉट 10 years ऑफ लाइफ। क्यों सर 7 years ऑफ लाइफ? बिकॉज 3 साल तो आपने डेप्री चार्ज कर चुका है। तो अगर आपको उसका वर्किंग देखना है तो हमने क्या किया था पता है? हमने 95 का असेट लिया, 15 का ग्रांट मिला, 80 हो गया, 10 years, 80 डिवाइड बाई 10 इज 8, 3 years का डेप्री आना चाहिए, 3 years का डेप्री इज 24, सो यू विल हैव 56। आज आप रिफंड ऐड कर दो 15, तो आप पहुंच जाओगे 71, पर अब डेप्री एक ही साल का लगना चाहिए, दैट इज 71 डिवाइडेड बाई 7। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 10.142 or I will just write 10.14. So my debris in that year will be 10.14. Now 71 minus 10.14, I'm getting an answer of 60.86. So guys asset का value बदल जाएगा, depreciation का value बदल जाएगा. This was when the grant was credited to the asset. Jackass. So guys 10.5 4.5 PNL अकाउंट में डाल दो, चेक कर लेते हैं। 10.5 4.5 PNL में डाल दो, डिफर्ड इनकम में 10.5, PNL में 4.5, डेप्रीशिएशन आ जाएगा 9.5। नेक्स्ट वन 56 गाइस प्लस 15, 56 प्लस 15, yes, so this is 56 plus 15, we get 71, 71 divided by 7 is 10.14, 10.14, 60.86. Jackass, jigger. Chaliye, guys, continue moving on. I'll go to question number 4 if you all are ready. So this is my question number 4, and I have May 2019 का RTP.
Are you getting May 2019 का RTP guys? चलिए, Viva Limited received a specific grant of 60 lakh for acquiring a plant of 150 lakh during the year 14-15 having a useful life of 10 years. 30 lakh का ग्रांट मिला, असेट का कॉस्ट 115 था, ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम. चलो ग्रांट को आपने डिफर्ड इनकम में डाल दिया है in the balance sheet and was not deducted from the cost of asset during 17-18 due to the non-compliance laid down for the grant. The company had to refund the whole grant to the government. The balance in deferred income on that date was 21 lakhs and return on value was 105 lakhs. What should be the treatment of refund of the grant and the effect on the cost of fixed assets and the amount of depreciation to be charged during the year 17-18? Guys, grant was credited to deferred income. तो line चालू करेंगे as per AS12 गवर्नमेंट ग्रांट. गाइस, हमारे असेट का बैलेंस कितना था? हमारा असेट का बैलेंस दिखा रहा था 105. हमारा डिफर्ड ग्रांट का बैलेंस दिखा रहा था 21. गाइस, अब हमें रिफंड करना है तो एंट्री आ जाएगा आपका डिफर्ड ग्रांट 21 के लिए डेबिट होगा, बट आप रिफंड कर रहे हो टू बैंक पूरा 30. तो गाइस PNL अकाउंट में चार्ज कर देना 9. जकास है. तो ये डिफर्ड ग्रांट रिफंड हो गया 21. डिफर्ड ग्रांट अकाउंट का बैलेंस हो गया नील. असेट को फर्क नहीं पड़ेगा. द डेप्रीशिएशन फॉर दैट ईयर, गाइस असेट था 150 लाख का, 10 years ऑफ लाइफ, 15 का डेप्री चार्ज कर दो, तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 90. So my depreciation is 15. My deferred grant का treatment is 21 minus 9. PNL अकाउंट में चेक कर लेते हैं 21 9. Tell me चकास. इतने ही स्पीड से क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए. ठीक है, टू गुड. चलिए गाइज, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज November 19 RTP. गाइज चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी आर डूइंग November 19 का RTP का क्वेश्चन. आप लोग मेरे साथ हो? यस सर. तो चलो हम साथ में कूच करते हैं. 1. Samrat Limited has set up a business in designated backward area which entitles the company for a subsidy of 25% of total investment from Government of India. The company has invested 80 crores in eligible investments. The company is eligible for subsidy and received 20 crore from government in Feb 2019. Company wants to recognize the subsidy as its income to improve the bottom line of the company. Do you approve the action of the company in accordance with accounting standard? Guys, grant किसके लिए मिला है? ग्रांट एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला है. सो ग्रांट अगर आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिला है तो गाइस आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे क्रेडिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, गलत है. तो ये अकाउंटेंट गलत है. इस अकाउंटेंट ने अकाउंट्स हमसे लर्न नहीं किया. हमसे लर्न करना चाहिए था इस अकाउंटेंट को अकाउंट हमसे, है ना? तो गाइस आंसर लिखते हैं कि एज पर AS12 गवर्नमेंट ग्रांट received in form of capital contribution should not be credited to P&L account. Full stop. It should be credited to कहाँ पे क्रेडिट करना चाहिए गाइज इसे? इट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. आपका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए पता है इसे ग्रांट मिलने का? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ये होना चाहिए आपका ग्रांट मिलने का जर्नल एंट्री. मेरे ख्याल से आपको 20 lakhs का ग्रांट मिल रहा है, 20 करोड़ का ग्रांट मिल रहा है. टेल मी जकास एकदम. Too good. This is my question number 5. I'm going on to question number 6. This is May 20, November 20 RTP. Question number 6, guys. This is May 2020. This is November 20 RTP. Tell me, can we move on? Yes, sir. चलिए guys, question number 6, May 20 RTP, November 20 RTP.
How would you treatment the following or treat the following in accordance with AS12 the government grants? 35 lakh received from local authority for providing medical facilities to the employee. Guys, this is revenue in nature. Revenue में अगर grant मिल रहा है revenue nature का तो दो treatment है, या तो आप उसके related expenses से minus कीजिए या तो आप उसे separately other income में लिखिए. So guys, मैं यहाँ पे लिखता हूँ question number 6 का 35 lakh revenue in nature है और रेवेन्यू इन नेचर के हमारे दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या है. सो आई विल से माय अल्टरनेटिव नंबर 1 एंड माय अल्टरनेटिव नंबर 2. व्हाट इज माय अल्टरनेटिव नंबर 1? गाइस, इसे हम लोग एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस दिखा सकते हैं, एज डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस दिखा सकते हैं. एंड गाइस, सेकेंड वन एज क्रेडिट टू सेपरेटली इसे क्रेडिट कर सकते हैं अंडर टाइटल अदर इनकम. तो ये दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है, दोनों में से कुछ भी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट वन, ₹100 लाख रिसीव फ्रॉम सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप नोटिफाइड एरिया. अभी मैंने कहा गाइज 100 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन है. अगर ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है देन इट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. टेल मी चकास, अभी पढ़ा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में. पॉइंट नंबर 3, ₹10 लाख ग्रांट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट. गाइस, असेट के लिए ग्रांट मिला है. 10 लाख का ग्रांट असेट के लिए है. तो असेट के ग्रांट के लिए भी तो आपके पास दो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव नंबर 1 एंड अल्टरनेटिव नंबर 2. अल्टरनेटिव नंबर 1, क्रेडिट टू कॉस्ट ऑफ असेट, या असेट को क्रेडिट कर दो सीधा, और या तो उसे क्रेडिट टू डिफर्ड इनकम कर दो. टेल मी, एम आई क्लियर? चकास, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 6 गाइज. चलिए, 35 लाख डिस्क्लोज सेपरेटली और डिडक्शन एज एक्सपेंसेस. 100 लाख को कैपिटल रिजर्व में डाल दो. 10 डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट एंड क्रेडिटेड टू डिफर्ड इनकम. लवली. नेक्स्ट वन गाइस, नवंबर 20 क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं और ये है हमारा नवंबर 2020 का पेपर. आर यू ऑल रेडी फॉर सॉल्विंग दिस ऑल्सो? एकदम मोनोटोनस क्वेश्चन हो जाता है, बट अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो तो यू शुड जस्ट सॉल्व दिस विद मी. On 1st of April 2006, MAC Limited received government grant of 60 lakh for acquisition of machinery costing 300 lakh. The grant was credited to the cost of asset. 300 लाख का asset खरीदा, 60 लाख को grant को asset को credit कर दिया. Estimated useful life 10 years था. Depre 10% SLM मारना था. The company had to refund the grant in June 2019. जब refund करेंगे तो guys, क्योंकि जब grant मिला था तो asset को credit किया था, तो जब grant return करेंगे तो asset को debit कर देंगे. How the refund of the grant is dealt with the books of MAC Limited, assuming that company did not charge any depreciation for 19 and 20. Pass the journal entry for 19 and 20. चलो guys, asset कब खरीदा? 1st April 2016 को asset खरीदा. तो asset खरीदा हमने 300 लाख का, लेस द ग्रांट. हमें ग्रांट मिली थी 60 की. ग्रांट मिलते वक्त हमने जर्नल एंट्री पास कर दी. बैंक टू ग्रांट लिखने की जगह पे या डिफर्ड ग्रांट लिखने की जगह पे हमने असेट को क्रेडिट कर दिया था 60 के लिए. तो इसीलिए अब हमारा असेट हो गया 240. अब हम डेप्री चार्ज करने थे 10% और 10% WDV बेसिस पे हमें डेप्री चार्ज करना था. दैट इज 24. सो 240 माइनस 24, आंसर आ जाएगा 216. दिस विल बी 31st of March 2017. फिर से एक बार डेप्री चार्ज करेंगे 10% WDV पे, आंसर आ जाएगा 21.6. सो गाइस, अब मेरा आंसर आ जाएगा 194.4. दिस इज ऑन 31st of March 2018. लेस द depreciation at the rate of 10% on WDV. आंसर आना चाहिए 19.44 गाइस, 19.44. सो मेरा आंसर आ जाएगा 31st March 2019. और जून 19 में हमें रिफंड करना था. तब तक मेरा असेट दिखा रहा है 174.96 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो आई एम राइटिंग देयर गाइस 1
74.96 गाइस। ऐड द रिफंड। अब रिफंड कर रहे हो तो जब ग्रांट मिला था तो लेस किया था, अब ग्रांट रिफंड कर रहे हो तो ऐड करेंगे। इस रिफंड करने का जर्नल एंट्री आना चाहिए आपका असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट आ जाएगा 60 तो गाइस प्लस 60 आई विल रीच टू 234.96। नाउ द डेप्रीशिएशन गाइस एट द रेट ऑफ 10% विल बी 23.496 का डेप्री आना चाहिए। Are we exactly clear with that one? So 31st of March 2020 guys, less is 234.96. I'm getting an answer of 234.96 less 23. I will get an answer of 211.464. 211.464. Tell me, Jakas hai 211.464. Any doubts on this, guys? No, not at all. Fantastic. Check kar lo. So guys, 300, 60, 240, 60, 232, 2.1961. गाइस यहाँ पे इन्होंने मंथ वाइज किया, ये मंथ वाइज नहीं करना है बिकॉज इन्होंने क्वेश्चन कहा था कि हम लोग ने 2019 और 20 पे डेप्री चार्ज नहीं किया है, तो हमें पूरा डेप्री चार्ज करना होगा। आई विल चेंज दिस सोल्यूशन गाइस। यहाँ पे 174.96 तक करेक्ट है, फिर हमने 60 का रिफंड करना है, सो 234 आ जाएगा और 10% का डेप्री एंड 211.464। डन, जकास। चलो मैं आंसर चेंज कर दूंगा। चलो गाइज हम लोग जा रहे हैं जैन 21 के पेपर में, बट ये जैन 21 का पेपर गाइज कैन आई टेक इट इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करूँ मैं? ठीक है, टू गुड। सो पार्ट नंबर 1 यहीं ऐड करता हूँ, पार्ट नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।